नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी उत्तराखंड की हर खबर पर एबीपी गंगा की नजर है। इस बुलेटिन में आप देखेंगे सूबे की हर हलचल। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सियासत में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए गंगा सवेरा। तो चलिए आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। देवरिया से बड़ी और दुखद खबर आ रही है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर में ये हादसा हुआ। बोलेरो सवार कुशीनगर जिले से तिलक समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। इसी दौरान गौरी बाजार थाना क्षेत्र के इंदुपुर गांव के पास ये हादसा हो गया। 6 लोगों की जान चली गई है। बहुत ही दुखद खबर। एक बड़ा हादसा हुआ गौरी बाजार थाना क्षेत्र में। यह हादसा हुआ है कुशीनगर से तिलक समारोह में शामिल होकर ये तमाम लोग लौट रहे थे। ये तमाम कार सवार लौट रहे थे और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गए। 6 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। गौरी बाजार से रुद्रपुर वाली रोड पर जो है एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक अनुबंधित बस और एक बोलेरो के बीच में टक्कर हुई है और जो अब तक हमारे पास सूचनाएं कंफर्म है उसमें 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। जिला अस्पताल में भी कुछ घायल आए हैं जिनको हम लोग रेफर भी कर रहे हैं और इसमें इस घटना में जो प्रभावित परिवार हैं उसके लिए हम लोग और सहायता वगैरह उपलब्ध कराएंगे। तो आपको बता दें बस और बोलेरो में टक्कर हुई है जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है। हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। संजीव इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, कैसे यह हादसा हुआ और संजीत ये कैसे हादसा हुआ और क्या इस वक्त अपडेट है खबर पर? जी मैं आपको बता दूं ये पूरी हादसा जो है कल देर रात शाम को जो है कुशीनगर से लोग एक तिलक समारोह में गए थे। वहाँ उसमें शामिल होने के बाद सारे लोग फिर वापस जा रहे थे कुशीनगर के लिए। इसी बीच में जो गौरी बाजार के पास एक इंदुपुर गांव है, जो गांव है इंदुपुर जगह है जहाँ पे सामने से अनुबंधित बस जो है आ रही थी, जैसे बोलेरो आ रही थी, आमने सामने टक्कर हुआ और टक्कर में जोरदार टक्कर हुआ जिसमें जो है मौके पे 6 लोगों की मौत हो गई और बाकी जो दर्जनों लोग घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल लाया गया। फिर वहाँ जो गंभीर रूप से घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज के लिए और रेफर किया जा रहा था। जी संजीत, लापरवाही किसकी बताई जा रही है इसमें? जी लापरवाही देखा जाए तो लापरवाही तो दोनों तरफ से मानी जा रही है। उधर से बोलेरो भी बहुत तेज आ रही थी और अनुबंधित बस जो है वो भी बहुत तेज आ रही थी। तो देखा जाए तो लापरवाही तो दोनों तरफ की ही मानी जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका संजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। पाक सीमा पर शहीद हुए बरेली के लाल सौरभ राणा को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। श्रीनगर के गुरेज सेक्टर में 9 राजपूत रेजिमेंट में तैनात बरेली के सौरभ राणा की आतंकियों से मुठभेड़ में जान चली गई और क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से सौरभ राणा शहीद हो गए। आपको बता दें कि सौरभ राणा की शहादत की खबर सुनकर उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनके परिजनों के अलावा पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद सौरभ का पार्थिव शरीर कल रात 9 बजे एयर एम्बुलेंस से श्रीनगर से दिल्ली पहुंचाया गया। वहां से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर बरेली लाया गया और आज शहीद सौरभ को अंतिम विदाई दी जानी है। तो शहादत पर परिवार को गर्व है लेकिन न्याय की मांग भी हो रही है। बरेली के लाल शहीद सौरभ को आज आखिरी सलामी आज दी जाएगी। और ये देखिए, जब ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पार्थिव शरीर बरेली पहुंचा, पूरा गांव उमड़ा हुआ था शहादत को नमन करने के लिए। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी लोगों ने जाहिर किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अनूप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अनूप, क्योंकि आज सौरभ को अंतिम विदाई देनी है तो क्या जानकारी है इस खबर पर? कब तक उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं अंतिम संस्कार का समय लगभग हो चुका है। शव यात्रा जो है वो शमशान भूमि पर पहुंचने वाली है और इस वक्त हम शमशान भूमि पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम बरेली की जनता, बरेली के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं
उसके जो शहीद सौरभ राणा है उनका शव यहाँ पर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के वो दर्शन कर सकें, क्योंकि बरेली वासियों ने अपना लाल खोया है। इस समय बरेली वासियों को एक तरफ गर्व है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ उनमें काफी आक्रोश भी है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन निश्चित तौर से ये जो आज हम अपने बरेली के लाल को खोया है, हमारे लिए फख्र की बात है। भारत माता की जय करने के लिए एक हमारा लाल शहीद हुआ है। बरेली इस वक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत के नक्शे में कहीं ना कहीं बरेली का वैसे तो नाम समय समय पर अलग अलग जगहों पर रहा है, लेकिन देश के लिए अपना इस तरह से बलिदान देना, इससे बड़ा बलिदान कुछ और हो नहीं सकता। ये बताइए, बरेली ने अपना लाल खोया है, काफी दुख का समय है, गर्व भी है बरेली वासियों को। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद सौरभ राणा जी की जो शहीद हुए हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ शहीद सौरभ राणा जी की शहादत को हमारा देश और प्रदेश, खासतौर से बरेली के वासी कभी नहीं भुला सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि शहीद सौरभ राणा जी के नाम से यहाँ किसी रोड का नामांकन किया जाए या किसी पार्क का या कुछ ऐसा उनके नाम से किया जाए, जैसे कि बरेली के लोग हमेशा उनको याद रखें और उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा को शांति मिले। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, बरेली ने अपना लाल खोया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना है। बरेली का एक लाल अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। क्रॉस फायरिंग बिल्कुल अनूप, बरेली ने अपना लाल खोया है और वो हर किसी के जहन में उसका दुख है। हुई है। मैं दिखाएं, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और गंगा सवेरा में अब बात करते हैं यूपी की कानून व्यवस्था की। यूपी में कानून व्यवस्था को कायम रखने को लेकर सीएम योगी के कड़े निर्देश हैं। सीएम योगी ने कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बैठक में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। बिल्कुल, इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी और सभी जिलों के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने साफ कर दिया कि यूपी में धार्मिक आयोजनों में माइक का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन माइक की आवाज से किसी और को असुविधा न हो। माइक से निकलने वाली आवाज आयोजन स्थल से बाहर न जाए। इसके अलावा सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि किसी भी नई जगह पर माइक या लाउड स्पीकर नहीं लगे। साथ ही शोभा यात्रा और जुलूस बिना प्रशासनिक परमिशन के ना हो। खास बात यह है कि सामाजिक सौहार्द बना रहेगा और इसके लिए आयोजकों को शपथ पत्र भी देना होगा। और सबसे अहम पहलू इसमें यह भी है, इस बैठक का ये भी रहा कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर सभी अफसरों के साथ मीटिंग की गई और सभी अफसरों की 4 मई तक छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। बिल्कुल, इस बैठक में सीएम योगी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर भी चर्चा की और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए तुरंत उपाय खोजने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली एनसीआर से जुड़े सभी जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी बैठक की गई है, सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान रखने के साथ ही कोरोना काल में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं और उसको लेकर भी जानकारी दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला जुड़ गए हैं। अनुभव, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी बैठक की गई है। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी बात हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको रिव्यू किया और वो महत्वपूर्ण बैठक थी। कैसे कानून व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, ये मुख्य बिंदु था इस बैठक का। इसमें एडीजी रैंक के भी अफसर शामिल थे, आईजी रैंक के भी अफसर शामिल थे, एसपी तो थे ही, जो कमिश्नर हैं वो शामिल थे, डीएम भी शामिल थे। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया, ये भी कहा कि यूपी में अभी कुछ जो धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, बहुत शांतिपूर्वक जो पर्व हैं वो हुए हैं और इसी तरीके से आगे भी जो आने वाले धार्मिक आयोजन है वो भी शांतिपूर्वक ढंग से, इसके लिए सबको काम करना है। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, फिर ईद आनी है, फिर अक्षय तृतीया भी उसी दिन पड़ने की संभावना है। इसलिए साफ तौर पर कहा गया कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर रखा जाए। जो बात आपने कही कि कहीं पर भी, ये भी साथ साथ कहा कि किसी को अपनी जो धार्मिक मान्यता उस हिसाब से उसको सारे पर्व त्योहार मनाने चाहिए, लेकिन
अगर आप कहीं आपने लाउड स्पीकर लगाया है तो उसकी जो आवाज है वो उसी परिसर में रहे, उससे बाहर न जाए। एक चीज तो ये सबको सुनिश्चित करनी है। दूसरा, कोई भी अगर नया लाउड स्पीकर कहीं नए निर्माण पर लग रहा है तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। कोई भी आपको धार्मिक जुलूस निकालना है, कोई भी आयोजन करना है, विधिवत जो परमिशन होती है वो लेनी पड़ेगी। बिना उसके अब आप कोई आयोजन कर नहीं पाएंगे, कोई जुलूस निकल नहीं पाएंगे। सड़क पर कोई भी आयोजन नहीं होगा। कहीं पर भी आपने सड़क को घेर लिया और कोई धार्मिक कार्यक्रम करें या कोई आयोजन करें तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए भी पूरी तरह से रोक लगाई है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चाहे सीओ हो, एसओ हो या एसपी हो, तहसीलदार हो, सभी जो अफसर हैं, डीएम हो, इसके अलावा जो कमिश्नर्स हैं, उन सब की छुट्टी को फिलहाल रद्द कर दिया है। 4 मई तक किसी को भी छुट्टी अवकाश लेने की अनुमति नहीं है। सबको अपने फील्ड में रहना है, अपने क्षेत्र में रहना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री ने इस बैठक में दिए हैं। मुख्य बिंदु यही था कि कैसे कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे और बेहतर रखा जाए। बिल्कुल। और अनुभव, देखिए कोरोना को लेकर भी बैठक की है सीएम ने, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, लखनऊ से बड़ी जानकारी ये है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी सरकार का निर्देश है, विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश हैं। पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 महीने तक विशेष आकस्मिक अवकाश, कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का अवकाश होगा। बिना लक्षण वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को भी 1 महीने का अवकाश होगा। ये देखिए बड़ा निर्देश है सीएम का। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, क्योंकि ये बड़ा निर्देश है और पहले या दूसरे या तीसरे फेज की हम बात करें कोविड की, ये देखने को मिला कि जो लोग स्वस्थ हुए या जो पॉजिटिव हुए, अवकाश बहुत अच्छा नहीं ले पाए, तो इसका असर आगे उनको जाकर देखने को मिला। क्या इसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला, ये बड़ा निर्देश सीएम का है? जी, और आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं आज होने वाली कैबिनेट बैठक की। आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन होगा। गुंजन, बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बताया ये जा रहा है कि सरकार गठन के बाद ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। लोक संकल्प पत्र में जो वादे किए गए उनमें अभी तक सिर्फ एक को ही मंजूरी मिली है। इसके अलावा सीएम के सामने बड़े मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। अभी तक हमने देखा कई सारे विभागों के प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ के सामने रखे गए और उसके आधार पर ही कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा होगी। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई फैसलों पर मोहर लग सकती है और बड़े तोहफे जनता को दिए जा सकते हैं। जो वादे किए गए थे उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और खास बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से प्रेजेंटेशन अलग अलग विभागों की ओर से तैयार किया गया, उस प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो बड़ी बातें क्या है वो भी देख लीजिए। आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक है, बड़े तोहफे की तैयारी भी है सरकार की। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कई अहम फैसले इसमें हो सकते हैं और बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम और बड़े फैसले। जिन मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन हुआ है उनसे जुड़े बड़े फैसले संभव हैं, क्योंकि लगातार सीएम की नजर है, वो देख रहे हैं कि क्या रणनीति आगे आने वाले समय में रहने वाली है। बाद 52 साल के इंतजार की करते हैं, जिसकी आखिरकार आज शुभ घड़ी आ गई है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 63 बंगाली हिंदू परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा और घरों का आवंटन पत्र सौंपेंगे। ये सभी बंगाली परिवार 52 साल पहले 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे और तभी से सरकारी जमीन पर रह रहे थे। लेकिन अब इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद में यूपी सरकार रहने के लिए स्थायी घर और खेती करने के लिए जमीन देने जा रही है। आज लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी परिवारों को जमीनों के पट्टे और आवास आवंटन पत्र को सौंपने वाले हैं। ये सभी परिवार कई साल से कृषि भूमि और सरकारी आवास की मांग कर रहे थे, लेकिन वो शुभ घड़ी आज आ गई है और आज 11 बजे इसका ऐलान सीएम खुद करने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज भूमि पट्टे बांटेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि 52 साल से जिसका इंतजार किया जा रहा था, आज उन लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी। लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम होगा, जमीन के पट्टे आवंटित किए जाएंगे योगी आदित्यनाथ की ओर से। 11 बजे बड़ा कार्यक्रम होना है। कानपुर देहात में घर और कृषि भूमि मिल पाएगी।
और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के विभागों को लेकर ली जाने वाली क्लास की भी। तो अब विभागों के प्रेजेंटेशन में और तेजी आएगी। आज यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर मंथन होने वाला है। इसके अलावा शहरों में विकास कैसे रफ्तार पकड़ेगा, इसकी भी चर्चा होगी। बिल्कुल, आपको बता दें, आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें सीएम शहरों के विकास का रोड मैप जानेंगे और शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक सीएम के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ा प्रेजेंटेशन होना है जो रखा जाएगा सुबह 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। विकास पर चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। आज से और भी ज्यादा तेज विभागों का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। कैसे शहरों में विकास की रफ्तार तेज हो, इसको लेकर चर्चा भी होगी। प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो उसमें अब तक जो प्रेजेंटेशन दिखाए गए हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष से लेकर संकाय प्रतिनिधि तक कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 5 संकाय प्रतिनिधि के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। 4 प्रमुख पदों पर करीब 10,000 छात्र प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। तो आज देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव है, जिसके लिए तैयारी हो चुकी है और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान होने वाला है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष से लेकर संकाय प्रतिनिधि तक मैदान में 24 प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। आज मतदान का दिन है। इस बार 4 प्रमुख पदों पर 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 संकाय प्रतिनिधियों के लिए मैदान में 10 लोग हैं, यानी कि 10 प्रत्याशी हैं। 5 संकाय प्रतिनिधि के पद हैं, उसके लिए 10 लोग मैदान में हैं। और छात्र संघ चुनाव बहुत अहम है, इसलिए ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीतीश, क्योंकि आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? देखिए, छात्र संघ का चुनाव वैसे तो अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से अहम होता है। अहम इसलिए कि राजनीति की पहली कड़ी मानी जाती है छात्र संघ का चुनाव। जो आने वाले भविष्य के जो नेता होते हैं वो छात्र संघ ही तय करता है। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का चुनाव अहम इसलिए है कि पिछले चुनावों में यहाँ पर कहीं न कहीं जो दबदबा रहता है, चूंकि इसमें जो छात्र संगठन होते हैं, जिसमें समाजवादी छात्र सभा, NSUI और इसके साथ ही अगर बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के भी समर्थन में ये चुनाव लड़ा जाता है। तो जो आज का चुनाव है, पिछले दिनों इस सीट पर पिछले दिनों जो समाजवादी के जो समर्थन थे उनका भी दबदबा रहा। और इसके साथ ही ये चुनाव अगर यहाँ के सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम होता है। बिल्कुल कई सारे लिहाज से अगर देखें नीतीश, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और चुनाव में रहेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवादी मस्जिद विवाद के मामले में आज कमिश्नर अजय मिश्र मंदिर मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी करेंगे और कल यानी कि 20 अप्रैल को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने इस मामले में कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज कमिश्नर अजय मिश्र काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का जायजा लेंगे। इस दौरान परिसर की वीडियोग्राफी भी होने वाली है। तो कमिश्नर की नियुक्ति हो चुकी है कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिए थे, जिसके बाद अब नियुक्ति हो चुकी है और आज वीडियोग्राफी भी की जाएगी मंदिर मस्जिद परिसर की। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस मामले में लगातार कोर्ट की तरफ से सुनवाई हो रही है, लेकिन 20 अप्रैल को कमिश्नर अजय मिश्र पूरे मामले की रिपोर्ट देने वाले हैं।